नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से मुंशी प्रेमचंद की कहानी गिला में। अब तक आपने देखा कि महिला अपने पति से क्या क्या शिकायतें करती है। देखिए अब आगे क्या होता है कहानी में। ईश्वर की दया से आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां भी हैं। ईश्वर की दया कहूँ या कोप कहूँ, सब के सब उद्यमी हो गए हैं कि खुदा की पनाह। मगर क्या मजाल की भोंदू किसी को कड़ी आंखों से देखे। रात के 8 बज गए, युवराज अभी घूमकर नहीं आए। मैं घबरा रही हूँ, आप निश्चिंत बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। झल्लाई भी जाती हूँ और अखबार छीनकर कहती हूँ, जाकर जरा देखते क्यों नहीं, लौंडा कहाँ रह गया। न जाने तुम्हारा हृदय इतना कठोर क्यों है। ईश्वर ने तुम्हें संतान ही न जाने क्यों दी। पिता का पुत्र के साथ कुछ तो धर्म है, तब आप भी गर्म हो जाते हैं। अभी तक नहीं आया। मेरी बातें सुनकर ये भी गर्म हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं। संयोग की बात है, आप जिधर जाते हैं उधर से लड़का आ रहा है। मैं पूछती हूँ, तू किधर से आ गया। तुझे वह ढूंढने गए हुए हैं। देखना आज तेरी मरम्मत होती है। यह आदत भी छूट जाएगी। दांत पीस रहे थे, आते ही होंगे। छड़ी भी उनके हाथ में है। तुम इतने मन के हो गए कि बात नहीं सुनते। आज आटे दाल का भाव मालूम होगा। लड़का सहम जाता है और लैंप जलाकर पढ़ने बैठ जाता है। महाशय जी 2-2.5 घंटे के बाद लौटते हैं, हैरान परेशान और बदहवास। घर में पांव रखते ही पूछते हैं, आया कि नहीं। मैं उनका क्रोध उत्तेजित करने के विचार से कहती हूँ, आकर बैठा तो है, जाकर पूछते क्यों नहीं। पूछकर हार गई। कहाँ गया था, कुछ बोलता ही नहीं। आप गरज कर कहते हैं, मुन्नू यहाँ आओ। लड़का थरथर कांपता हुआ आकर आंगन में खड़ा हो जाता है। दोनों बच्चियां घर में छिप जाती हैं कि कोई बड़ा भयंकर कांड होने वाला है। छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की तरह झांक रहा है। आप क्रोध से बौखलाए हुए, हाथ में छड़ी है और मैं भी कुछ क्रोध में उनको देखती हूँ कि कहाँ से इसकी शिकायत की। आप लड़के के पास आते हैं, मगर छड़ी जमाने के बदले आहिस्ता से उसके कंधों पर हाथ रखकर बनावटी क्रोध से कहते हैं, तुम कहाँ गए थे। जी मना किया जाता है, मानते नहीं हो। खबरदार, जो अब कभी इतनी देर होगी। आदमी शाम को चला आता है या मटर गश्ती करता है। मैं समझ रही हूँ कि भूमिका है, विषय अब आएगा। भूमिका तो बुरी नहीं, लेकिन यहाँ तो भूमिका पर इति हो जाती है। बस आपका क्रोध शांत हो गया, बिल्कुल जैसे कि कवार की घटा घेर घार हुआ। काले बादल आए, गड़गड़ाहट हुई और गिरी क्या 4 बूंदें। लड़का अपने कमरे में चला जाता है, शायद खुशी से नाचने लगता है। मैं पराभूत होकर कहती हूँ, तुम तो जैसे डर गए। भला 2-4 तमाचे तो लगाए होते। इस तरह तो लड़के शेर हो जाते हैं। आप फरमाते हैं कि तुमने सुना नहीं, मैंने कितनी ज़ोर से डांटा। बच्चे की जान ही निकल गई होगी। देख लेना, फिर कभी देर से नहीं आएगा। तुमने डांटा तो नहीं। हाँ, आंसू पोंछ दिए। तुम्हारी मेरी डांट सुनी नहीं। क्या कहना है आपकी डांट का। लोगों के कान बहरे हो गए। लाओ तुम्हारा गला सहला दूं। आपने एक नया सिद्धांत निकाला कि दंड देने से लड़के खराब हो जाते हैं। आपके विचार में लड़कों को आज़ाद रहना चाहिए। उन पर किसी तरह का बंधन, शासन या दबाव न होना चाहिए। आपके मत में शासन बालकों के मानसिक विकास में बाधक होता है। इसी का यह फल है कि लड़के बेनकेल के ऊँट बने हुए हैं। कोई एक मिनट भी किताब खोलकर नहीं बैठता। कभी गुल्ली डंडा है तो कभी गोलियाँ, कभी कैन कोवे। श्रीमान भी लड़कों के साथ खेलते हैं। 40 साल की उम्र और लड़कपन इतना। मेरे पिताजी के सामने मजाल थी कि कोई लड़का कैन कोवा उड़ा ले या गुल्ली डंडा खेल सके। खून पी जाते। प्रातःकाल से लड़कों को लेकर बैठ जाते थे। स्कूल से ज्यों ही लड़के आते फिर ले बैठते।
बस संध्या समय आधे घंटे की छुट्टी देते थे, रात को फिर जोत देते थे। यह नहीं कि आप तो अखबार पढ़ा करें और लड़के गली गली भटकते रहें। फिर कभी आप सींग कटाकर बछड़े बन जाते हैं, लड़कों के साथ ताश खेलने बैठा करते हैं। ऐसे बाप का भला लड़कों पर क्या रोब हो सकता है। पिताजी के सामने मेरे भाई सीधे ताक नहीं सकते थे। उनकी आवाज़ सुनते ही तहलका मच जाता था। उन्होंने घर में कदम रखा और शांति का साम्राज्य हुआ। उनके सम्मुख जाते लड़कों के प्राण सूखते थे। उसी शासन की यह बरकत है कि सभी लड़के अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए। हाँ, स्वास्थ्य किसी का अच्छा नहीं है तो पिताजी ही का स्वास्थ्य कौन सा बड़ा अच्छा था। बेचारे हमेशा किसी न किसी औषधि का सेवन करते रहते थे। और क्या कहूँ, एक दिन तो हद हो गई। श्रीमान जी लड़कों को कैन कोआ उड़ाने की शिक्षा दे रहे थे तो यूँ घुमाओ, यूँ गोता दो, यूँ खींचो, यूँ ढील दो, ऐसा तन मन से सिखा रहे थे मानो गुरु मंत्र दे रहे हों। उस दिन मैंने उनकी ऐसी खबर ली कि याद करते होंगे, तुम कौन होते हो मेरे बच्चों को बिगाड़ने वाले? तुम्हें घर से कोई मतलब नहीं है न? लेकिन आप मेरे बच्चों को खराब न कीजिए, बुरी बुरी आदतें न सिखाइए। आप उन्हें सुधार नहीं सकते तो कम से कम बिगाड़िए मत। लगे बंगले झाँकने। मैं चाहती हूँ कि एक बार भी यह गरम पड़े तो इनकी चंडी रूप दिखाऊं, पर यह इतना जल्दी दब जाते हैं कि मैं हार जाती हूँ। पिताजी किसी लड़के को मेले तमाशे न ले जाते थे। लड़का सिर पीट कर मर जाया, मगर जाया भी न, जरा भी न पसीजते थे। और इन महात्मा जी का तो ये हाल है कि एक एक से पूछकर मेले ले जाते हैं। चलो चलो, वहाँ बड़े बहार हैं, खूब आतिशबाजी छूटेंगी, गुब्बारे उड़ेंगे, विलायती चरखियाँ भी हैं, उन पर मज़े से बैठना। और तो और आप लड़कों को हॉकी खेलने भी नहीं रोकते। यह अंग्रेजी खेल भी कितने जानलेवा होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एक एक घातक। गेंद लग जाए तो जान लेकर ही छोड़े। पर आपको इन सभी खेलों से प्रेम है। कोई लड़का मैच में जीत कर आ जाता है, ऐसे फूल उठते हैं मानो किला जीत कर आया हो। आपको इनकी जरा भी परवाह नहीं कि चोट चपेट आ गई तो क्या होगा, हाथ पांव टूट गए तो बेचारों की ज़िंदगी कैसे पार लगेगी। अब इस तरह पूरा साल गुजर गया और कन्या को 17वां लग गया तो मैंने एक जगह बात पक्की कर ली। आपने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि वर पक्ष ने लेने देने का प्रश्न उठाया ही नहीं। हालांकि अंतःकरण में उन लोगों को पूरा विश्वास था कि अच्छी रकम मिलेगी, और मैंने भी तय कर लिया था कि यथाशक्ति कोई कमी न रखूंगी। विवाह के सकुशल होने में कोई संदेह न था, लेकिन इस महाशय के आगे मेरी एक न चली। यह प्रथा निध है, यह रस्म निरर्थक है, यहाँ रुपए की क्या ज़रूरत है, यहाँ गीतों का क्या काम है। नाक में दम कर रखा था, यह क्यों वह क्यों, यह तो साफ दहेज है। तुमने मेरे मुंह पे कालिख लगा दी, मेरी आबरू मिटा दी। जरा सोचिए, इस परिस्थिति की बारात द्वार पर खड़ी हुई है और यहाँ बात बात पर शास्त्रार्थ हो रहा है। विवाह का मुहूर्त आधी रात के बाद था। प्रथानुसार मैंने व्रत रखा, किंतु आपकी टेक थी कि व्रत की कोई ज़रूरत नहीं। जब लड़के के माता पिता व्रत नहीं रखते, तब लड़का तक व्रत नहीं रखता तो कन्या पक्ष वाले ही व्रत क्यों रखें। मैं और सारा खानदान मना करता रहा, लेकिन आपने नाश्ता किया, भोजन किया। खैर, कन्यादान का मुहूर्त आया। आप सदैव से इस प्रथा के विरोधी हैं, आप इसे निषिद्ध समझते हैं। कन्या क्या दान की वस्तु है? दान रुपये, पैसे, जगह जमीन का हो सकता है, पशुदान भी होता है, लेकिन लड़की का दान एक लचर सी बात है। कितना समझाती हूँ, पुरानी प्रथा है, वेद काल से चली आई है, शास्त्रों में भी इसकी व्यवस्था है। संबंधी समझा रहे हैं, पंडित समझा रहे हैं, पर आप है कि कान पर जू नहीं रेंगती। हाथ जोड़ती हूँ, पैरों पड़ती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, लेकिन मंडप के नीचे न गए। और मजाल है कि आपने ही तो यह अनर्थ किया और आप ही मुझसे रूठ गए। विवाह के पश्चात महीनों बोलचाल
न रही, झक मारकर मुझे ही मनाना पड़ा। किंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन सारे दुर्गुणों के होते हुए भी मैं इनसे एक दिन भी पृथक नहीं रह सकती, एक क्षण का वियोग भी नहीं सह सकती। इन सारे दोषों पर भी मुझे इनसे प्रगाढ़ प्रेम है। इनमें यह कौन सा गुण है जिस पे मैं मुग्ध हूँ, मैं खुद नहीं जानती, पर इनमें कोई बात तो है जो मुझे इनकी चेरी बनाए हुए है। यह जरा मामूली सी देर में घर आते हैं तो प्राण सूखने को हो जाते हैं। आज यदि विधाता इनके बदले मुझे कोई विद्या और बुद्धि का पुतला, रूप और धन का देवता भी दे तो मैं उनकी ओर आंख उठाकर भी न देखूं। यह धर्म की बेड़ी नहीं है, कदापि नहीं है, प्रथागत पतिव्रता भी नहीं, बल्कि हम दोनों की प्रकृति में कुछ ऐसी समताएं, कुछ व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई हैं मानो किसी मशीन के कल पुर्जे घिसा घिसा कर फिट हो गए हैं और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम न दे सके, चाहे वह पहले से कितना ही सुडौल, नया और सुदृढ़ क्यों न हो। जाने वे रास्ते से हम निसंक आंखें बंद किए जाते हैं, उसके ऊंच नीच, मोड़ और घुमाव सब हमारी आंखों में समाये हुए हैं। अनजान रास्तों पर चलना कितना कष्टप्रद होता है। शायद आज मैं इनके दोषों को गुणों में बदलने पर भी तैयार न होंगी। तो ये थी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी गिला, जिसमें पति पत्नी आपस में एक दूसरे से गिला शिकवा करते हैं। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।